हमारे अस्क नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। तो पहले हम आपको इंट्रोडक्शन में बताते थे इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी जो एक कंडीशन है, इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा। इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी मतलब ये है कि जो फर्टाइल, कभी भी फर्टाइल मतलब जो फर्टिलाइजेशन ना कर सके, जो बच्चों को प्रोड्यूस ना कर सकते, उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा था। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में, कि जो महिला इनफर्टाइल होती हैं, जो बच्चे कंसीव नहीं कर पाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि डिफिनीशन में कि इनफर्टिलिटी की डिफिनीशन क्या होती है। इन दिस फीमेल हु आर अनएबल टू गेट अ कंसेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट प्रैक्टिस 12 और मोर मंथ्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जो महिला 12 महीने या उससे ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रैक्टिस करती है लेकिन कंसीव नहीं कर पाती हैं प्रेगनेंसी को, उसको क्या कहते हैं? फीमेल इनफर्टिलिटी। इस कंडीशन को हम फीमेल इनफर्टिलिटी कंडीशन कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो होता है फर्टिलिटी, वो दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो बात करते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बारे में। प्राइमरी में प्राथमिक जो क्या होगा, इसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या, नेवर कंसीव अ चाइल्ड। जो महिला कभी भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं की हुई है तो उसको क्या कहेंगे? नेवर कंसीव अ चाइल्ड, उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। हैव अ वन और मोर चाइल्ड बट आफ्टर दे आर नॉट कंसीव अ प्रेगनेंसी और नॉट कंसीव अ चाइल्ड। मीन्स दैट कि सेकेंडरी प्रेगनेंसी में ये होगा, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में, कि जो महिला होगी एक बार या तो दो बार बच्ची को डिलीवर कर चुकी होगी, कंसेप्शन हो चुका होगा, लेकिन उसके बाद वो जो है कि नहीं प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है और चाइल्ड का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स दैट कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जो कि इनफर्टिलिटी का, फीमेल इनफर्टिलिटी का। तो मेनली जो इसमें पहला कॉज आता है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर में क्या होता है कि इस कंडीशन में एक ओव्यूलेशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें ओवरी से जो कि एग रिलीज होता है, जिसको ओवम कहते हैं, जो फीमेल एग होता है, जो स्पर्म से मिलता है, तो उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी का डेवलपमेंट होता है, फीटल डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर। तो जो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर होगा, जो अगर प्रॉपर जो है कि एक रिलीज नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से जो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी इरेगुलर होगी, उसकी वजह से हो सकता है कि इनफर्टिलिटी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉली मीन्स मेनी हो गया, इस वर्ड समझ में आ गया, और सिस्ट मतलब सिस्ट फॉर्मेशन हो गया, ओवरी सिंड्रोम। मतलब कि इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा पॉलीसिस्टिक, कई मतलब कि सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा ओवरी में, जिसकी वजह से ओवम का रिलीज नहीं होगा, और इस कंडीशन में जो कि हो सकती है फीमेल इनफर्टिलिटी कंडीशन। उसके बाद बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब प्रॉब्लम। जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जो कि एग कैरी करता है, जो कि अगर जो जो एग रिलीज होता है तो उसके बाद अगर फीमेल जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स को प्रैक्टिस करती है, अगर स्पर्म कांटेक्ट में आता है, जो कि हेल्प करता है फैलोपियन ट्यूब कैरी करने में, तो ओवम तक वो नहीं लेकर जा पा रहा है, कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से सिस्ट फॉर्मेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब में, या स्कार फॉर्मेशन, या किसी वजह से जो है कि ओवम नहीं कैरी कर पा रहा है, तो उसकी वजह से जो फैलोपियन ट्यूब प्रॉब्लम होती हैं, तो इनफर्टिलिटी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद बात करें स्कारिंग फ्रॉम सर्जरी। कोई सर्जरी मीन्स दैट कि अगर सर्विक्स का कार्सिनोमा था या मेलिग्नेंसी थी, जिसकी वजह से जो पेशेंट था उसको सर्जरी हुई है, लेकिन उसके बाद फिर वो कंसीव नहीं कर पा रही है चिल्ड्रेन का, तो यहाँ पे एक स्कारिंग सर्जरी की प्रॉब्लम की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके बाद बात करें इंडोमेट्रियम। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, जो कि एक मेन रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। उस टाइम अगर इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, उसमें जो कि इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की कंडीशन है इंडोमेट्रियम लेयर में, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है। उसके बाद बात करें प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर का क्या मतलब है कि जो ओवरी है
वो प्री मैच्योर मीन्स दैट कि आफ्टर 40 ईयर के बाद जो कि ओवरी जो है कि ओवम रिलीज नहीं कर पा रही है, वो प्री मैच्योर ओवम रिलीज कर रही है, उसकी वजह से जो कंडीशन होती है इनफर्टिलिटी की, ये हमारी कंडीशन थी। उसके बाद बात करें STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मीन्स दैट कि जो कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई है, जो महिला है वो कंसीव नहीं कर पा रही है बेबी को, तो उसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद बात करें कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की वजह से हमारे बॉडी में कई चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद करें कहीं ना कहीं एज जो लेट मेनार्च हो सकता है उस कंडीशन में। मेनार्च क्या होता है? मेनार्च जो फर्स्ट मेंसेस होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसी को मेनार्च कहते हैं। जो उस फर्स्ट होगा वो लेट होगा, हो सकता है। या फिर बात करें कि जो महिला है वो कहीं ना कहीं लेट जो है कि उसका मेनोपॉज पहले ही हो गया, लेट मेनार्च आया है, मेनोपॉज पहले हो गया ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंस, तो कहीं ना कहीं ये एज फैक्टर हो गया। उसके बाद बात करें थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम की बात करें जैसे कि या तो हाइपोथायरा मतलब कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है और जो होता है T3 एंड T4 हार्मोन थायराइड्स के होते हैं, अगर उसका हाइपर हो गया, हाइपो कंडीशन अगर ज़्यादा भी हो गया तो भी उसकी वजह से मेंसेस जो कि इरेगुलर हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके बाद बात करें कि कोकेन, कोकेन कहीं कहीं ये ड्रग्स का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इरेगुलर जो है कि मेंसेस होंगी, जिसकी वजह से जो प्रॉपर ओवम का सिक्लेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन जो साइकिल होगी, जो फेज ओव्यूलेशन फेज होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बात करें स्मोकिंग, कहीं ना कहीं जो कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं, और स्ट्रेस जो होते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को जो डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन हमारी हो सकती है इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी मीन्स दैट नॉट कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पहला हमारा क्या साइन एंड सिम्टम्स था? नॉट गेट कंसेप्शन, ये कंसेप्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये हमारा पहला साइन एंड सिम्टम्स। जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है उस महिला में? एक्ने का फॉर्मेशन, जो कि फेस पे दाने दाने हो जाएंगे, ये हो गया। उसके बाद बात करें थर्ड हमारा इरेगुलर मेंसेज, उस महिला की इरेगुलर मेंसेज की वजह से इनफर्टिलिटी कंडीशन होती है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पेन ड्यूरिंग सेक्स, जब वो महिला सेक्स इंटरकोर्स होगा तो उसकी उस ड्यूरिंग पे उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ये साइन सिम्टम्स। उसके बाद एबनॉर्मल डिस्चार्ज, महिला के वजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होंगे और एबनॉर्मल स्मेल होंगी उसके जेनिटल एरिया से, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कंडीशन की वजह से हो सकता है कि ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कंडीशन होती है। उसके बाद बात करें दोस्तों डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ये हमारा एक कहीं ना कहीं जो मेन ये फेज होता है डायग्नोसिस का। इस कंडीशन में जो पेशेंट को हम लोग प्रॉपर डायग्नोस करते हैं, इसके जो प्रॉपर डायग्नोस होगा उसके अकॉर्डिंग जो फिजिशियन होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेगा जो उसके लिए होगा। उसके बाद पहला हम लोग क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या होगा कि हम उस पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री लेंगे, वो क्या कोई स्मोकिंग तो नहीं करती है, या फिर कोई किसी मतलब पिल्स का यूज नहीं करती है, जो इसकी ड्रग्स का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज नहीं करती, जिसकी वजह से हार्मोन्स जो होते हैं कि वो जो है कि कहीं ना कहीं अल्टर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कंडीशन हो सकती है। जैसे कि बात करें हिस्ट्री कलेक्शन में ये हो गया। उसके बाद उससे पूछेंगे कि आपका मेंसेस जो रेगुलर रहते हैं या इरेगुलर हैं, कितने महीने से इरेगुलर हैं रहते हैं, कितने महीने पे आपका मेंसेस आता है, ये हमारा हो गया हिस्ट्री कलेक्शन में। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी जो है कि पेल्विक एरिया एब्डोमेन को एग्जामिन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई सिस्ट फॉर्मेशन या कोई एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं ना है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, या कोई भी कंडीशन तो नहीं ना है। उसके बाद ब्लड टेस्ट एक कहीं ना कहीं हमारा एक मेन रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम हेल्प से हम पता कर सकते हैं उसके बॉडी में किस टाइप का हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा है। मीन्स दैट कि उस पूरे जो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें मेनली क्या होता है कि 4 हार्मोन जो होते हैं कि मेन रोल प्ले करते हैं, FSH,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके बाद क्या होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो ये 4 हार्मोन होते हैं कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। एक जो होता है GnRH, GnRH क्या होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ये कहीं ना कहीं 4-5 हार्मोन जो होते हैं उनका लेवल चेक करेंगे, उनका चेक करेंगे कि लेवल क्या है, किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके ब्लड टेस्ट कहीं ना कहीं। और जो हम बताया यहाँ पे कि थायराइड प्रॉब्लम लेवल करेंगे T3 एंड T4 जो थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन और एक T4 होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो कि कहीं ना कहीं इसका लेवल ज़्यादा है, हाइपर की कंडीशन है जिसकी वजह से इरेगुलर मेंसेस होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन होती है ब्लड टेस्ट में पता करने के लिए। उसके बाद बात करें इमेजिंग टेस्ट का। कहीं ना कहीं इमेजिंग टेस्ट में क्या होता है कि इमेज फॉर्म करके जो हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे जिससे कि इसमें क्या हो गया, USG, CT स्कैन और MRI, ये जैसे जो टेस्ट होंगे, एक्सरे, ये हमारे इमेजिनरी टेस्ट हो गए। तो इसमें क्या होता है कि उसको अल्ट्रासाउंड एडवाइज करेंगे, CT स्कैन, MRI, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फिजिशियन होगा वो करेगा, इमेजिनरी टेस्ट को परफॉर्म करवाएगा। उसके बाद बात करें हिस्टोसल्पिंजोग्राम में क्या होता है कि हिस्ट में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा किसकी बात हो रही है, यूट्रस की बात हो गई है। तो हम लोग यूट्रस का एग्जामिनेशन करेंगे थ्रू द यूज ऑफ द कैथेटर, जो कि हम लोग वजाइना से इंसर्ट करेंगे सर्विक्स के होते हुए, हम लोग उसके पूरे यूट्रस का जो कि एग्जामिनेशन करेंगे, क्या है कंडीशन, किस कंडीशन की वजह से हो सकता है। उसके बाद बात करें ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें डाई का यूज करके जो है कि ट्रांसवाजाइनल थ्रू द वाजाइना, जो कि हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी USG की जो कि वो होता है, उसकी वजह से इमेजिनरी टेस्ट को फॉर्म करेंगे, इमेजेस फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग उसके जो है कि स्ट्रक्चर का प्रॉपर डायग्नोसिस कर लेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं बात आती है तो मैनेजमेंट की, जो लोग मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो पहले इसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो है कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है कहीं ना कहीं ये ब्रेन को स्टिमुलेट करता है कि जो हमारी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH और LHH जो हमारा जो मेन रोल प्ले करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, उसको रिलीज करने में हमारे ब्रेन को हेल्प करता है, जो कौन सा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। उसमें एग्जाम्पल में हम लोग एक ड्रग्स को मेंशन किए जो कि क्लोमिफिन एक ड्रग्स होती हैं, वो फिजिशियन अपने अकॉर्डिंग उसको डोजेस के अकॉर्डिंग उस फीमेल को एडवाइस करता है। उसके बाद बात करें कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन फॉर एग रिलीज, जो हमारे जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, कहीं ना कहीं ये हार्मोनल मैनेजमेंट है, जो कि ये हेल्प करता है एग रिलीज में, जो ओवम से ओवरी से जो कि ओवम रिलीज होता है उसको रिलीज करने में कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहीं ना कहीं हेल्प करता है। उसके बाद थर्ड मैनेजमेंट की बात करें, हार्मोन थेरेपी देंगे, जो कि मिनोट्रोपिन एग्जाम्पल में हम ऐड किए हुए हैं, जो इसमें क्या हो जाएगा कि जो मिनोट्रोपिन होता है कम्बिनेशन होता है किस चीज का, FSH और LH का, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो है कि ये कम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम जो उसके लेवल मेंसेस का रेगुलर कर सकते हैं और उसको कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात किए हैं किसके बारे में, फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में, उसका क्या टाइप्स होती हैं। तो फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होता है, फीमेल इनफर्टिलिटी जो महिला 12 महीने, WHO के अकॉर्डिंग है कि 12 महीने या उससे ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स को प्रैक्टिस करती है लेकिन उसको कंसीव नहीं होता है चाइल्ड, तो वो फीमेल इनफर्टिलिटी कंडीशन हो सकती है, फीमेल इनफर्टिलिटी कंडीशन हो सकती है। अगर बात करें कहीं ना कहीं मेल में भी इनफर्टिलिटी कंडीशन होती है, तो मेल में इनफर्टिलिटी कंडीशन वो भी रेगुलर 12 मंथ्स की प्रैक्टिस करता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स को, लेकिन कंसीव नहीं कर पाते हैं, किसकी वजह से, यहाँ पे स्पर्म की मोटिलिटी, क्वांटिटी, उसके स्ट्रक्चर, उसके शेप पे डिपेंड करता है, ये कहीं ना कहीं मेल इनफर्टिलिटी में। उसके बाद बात करें कहीं ना कहीं हम बताएं कि टाइप्स, 2 टाइप का होता है इनफर्टिलिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि जो महिला होती है वो एक बार भी बच्चे को कंसीव नहीं की होती है, पास्ट में भी कभी भी उसको कंसेप्शन नहीं हुआ है, ये कंडीशन क्या होगी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी की। उसके बाद सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हम आपको बताएं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि जो महिला है
एक या दो बार बेबी को डिलीवर की है, कंसेप्शन हुआ है, लेकिन उसके बाद उसको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आता है। उसके बाद हम आपको बताए हैं क्या, इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर और कई बारे में आपको बताया, इंडोमेट्रियोसिस कंडीशन हो सकती है, और ये सब इटियोलॉजिकल फैक्टर में। उसके बाद रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, कोकेन, इस सब का यूज करने की वजह से हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम की वजह से रिस्क फैक्टर में जो है कि महिला हो सकती है इनफर्टिलिटी कंडीशन में। उसके बाद हम आपको बताए हैं किस चीज़ के बारे में, रिस्क फैक्टर हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीमेल को क्या होगा, जो उसको कंसेप्शन नहीं होगा, हमारा मेन एक जो कि क्या होगा देखने को मिलेगा, उसको कंसेप्शन नहीं होगा। उसके बाद इरेगुलर मेंसेस होंगी, पेन होगा डूरिंग इंटरकोर्स। उसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसका ब्लड टेस्ट होगा और इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे, और एक हिस्टोसेल्पिंजोग्राम एक टेस्ट होगा, ट्रांसवाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। और उसके बाद मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और हार्मोनल थेरेपी परफॉर्म करेंगे। अगर उस महिला को जो है कि फैलोपियन ट्यूब्स या कहीं प्रॉब्लम है सर्जिकल, हम लोग प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग करवा सकते हैं आईवीएफ, इंट्रा जो यूट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम महिला को कंसेप्शन करवा सकते हैं। दोस्तों मेनली हम इस वीडियो में बात किए हैं किसके बारे में, फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।